तो दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ लाइफ इंडिया पर। आज 25 जनवरी और सोमवार के दिन है। इंडिया की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेंगे। पार्टी के मुताबिक किसानों को ट्रैक्टर मार्च का समर्थन करने के लिए 25 जनवरी को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर शंभू से सभी विधायक ट्रैक्टर पर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। पंजाब और हरियाणा के कई ग्रुप 26 जनवरी को होने वाले दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के लिए रवाना हो गए हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सच की लड़ाई के लिए हम दिल्ली चले। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक ट्रैक्टर पर सोमवार को 11:30 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। इसमें पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में मुस्लिम समाज को धन्नीपुर में मस्जिद के लिए मिली जमीन पर 26 जनवरी को सांकेतिक शिलान्यास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बहुचर्चित मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि परिसर को हिंदू पक्ष और मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि अयोध्या परिक्षेत्र में देने को कहा था, जिसके बाद यूपी सरकार ने अयोध्या जनपद के धन्नीपुर क्षेत्र में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दे दी थी। इसके बाद राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था, जबकि मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया था, जिसमें अभी 9 सदस्य, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ाकर 15 की जाएगी। इसमें बाबरी मस्जिद मुकदमे से जुड़े कुछ पक्षकारों को भी जगह मिल सकती है। हालांकि ट्रस्ट के अनुसार सभी को विकासवादी सोच रखनी होगी। भारत में बर्ड फ्लू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। केंद्र सरकार ने रविवार को 9 राज्य केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पोल्ट्री पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। इसके साथ ही अब 12 से ज़्यादा राज्यों मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब में कौवे, प्रवासी और जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन सभी स्थानों पर निगरानी का काम जारी है जहां कौवे, प्रवासी और जंगली पक्षियों में संक्रमण का पता चला है। 11वें दौर की बातचीत के बाद भी किसान आंदोलन अभी मुकाम तो छोड़िए पड़ाव तक भी नहीं पहुंचा है। अब किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने का संकल्प लिया है। रोड को लेकर किसानों की दिल्ली पुलिस से सहमति भी बन गई है। इससे पहले 1952 में भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। उस समय बेटिंग रिट्रीट की शुरुआत दिल्ली के रीगल सिनेमा के सामने वाले मैदान में लाल किले में हुआ था। महात्मा गांधी के मनपसंद गीत अबाइड विद मी की धुन सेना बैंड ने पहली बार बजाई। तब से हर साल यही धुन बजती है। इस परेड में ट्रैक्टर भी शामिल हुए थे। ट्रैक्टर झांकी में सफेद कबूतर को दिखाया गया था, जिसका मतलब था कि भारत केवल शांति को पसंद करता है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसका पालन 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक किया जाएगा। कुंभ मेले में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के पास RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट 72 घंटे पहले तक की ही मान्य होगी। SOP में कहा गया है कि कुंभ मेले में आने वाले कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट अपने मोबाइल फोन या हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश भेजेगी, ताकि वहां के लोगों को भी इन मानकों की जानकारी हो और वे इसका पालन करके ही मेले में आए। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का कहर जारी है और अभी इससे राहत मिलने के आसार भी नहीं लग रहे हैं। ठिठुरन भरी ठंड का आलम यह है कि रविवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान ने पिछले 1 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 जनवरी का दिन 10 सालों में सबसे ठंडा था। सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी का स्तर सिर्फ 100 मीटर तक सीमित रहा। इससे यातायात भी प्रभावित हुआ। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम यानी 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पूर्व साल 2012 में अभी तक 24 जनवरी की तारीख का सबसे कम अधिकतम तापमान है। 2012 में ये 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठिठुरन भरी ठंड और कोहरा जारी रहेगा। जहां तक सोमवार का पूर्वानुमान है तो आसमान साफ रहेगा, सुबह घना कोहरा होगा, कुछ इलाकों में ज्यादा ठंडक हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 17 और 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में घर में शराब रखना अब आसान नहीं होगा। आपको घर में शराब रखनी है तो उसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना होगा, साथ ही गारंटी भी देनी होगी। लाइसेंस लेने के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको पिछले 5 साल से आयकर दाता होना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नई आबकारी नीति घोषित कर दी है, जिसके तहत यदि आप घर में निर्धारित मात्रा से ज़्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा, जो जिलाधिकारी जारी करेंगे, जिसके लिए आपको प्रतिवर्ष 12,000 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। यही नहीं, सरकार को 51,000 की बतौर सिक्योरिटी भी देनी होगी। नए जारी किए गए आबकारी निर्देश में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में सीमा से ज़्यादा शराब रखता है तो वो अपराध होगा। किसी को तय सीमा से ज़्यादा शराब घर में रखनी है तो उसे 51,000 की सरकार को गारंटी देनी होगी, साथ ही 12,000 वार्षिक लाइसेंस शुल्क भी अदा करना होगा। लाइसेंस के लिए वही लोग योग्य होंगे जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भरते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बहुत बड़ी समस्या को हल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे यात्रियों के लिए नया ऐप लेकर आया है। रेलवे ने इस कदम से हजारों लोगों को फायदा होने की उम्मीद जताई है। रेलवे ने यात्रियों की विभिन्न स्तर की शिकायतों के जल्द निराकरण के लिए रेल मदद ऐप लॉन्च किया है। इसमें खास बात यह है कि इस ऐप में रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 सहित कंप्लेन व सुझाव देने वाले सभी प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। ऐप के माध्यम से यदि कोई यात्री कंप्लेंट करता है तो उसका निराकरण नहीं होने पर संबंधित विभाग के रेल कर्मी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उपयोग में लाया जा सकता है। रेलवे द्वारा यात्री की कंप्लेंट पर जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए यह ऐप शुरू किया गया है। इस ऐप के जरिए कोई भी यात्री अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम से अपनी कंप्लेंट या सुझाव को उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। इस ऐप पर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कंप्लेंट के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य में सुधार के लिए देश भर में उनके शुभचिंतक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपने नेता के स्वास्थ्य को लेकर इतने चिंतित हैं कि वे दिल्ली के एम्स के बाहर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से एम्स के बाहर भीड़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस परिस्थिति को देखते हुए लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लोगों से खास अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि किसी भी स्थिति में लोग एम्स के बाहर भीड़ न लगाए, जो जहां है वहीं से लालू जी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। उन्हें ट्वीट में लिखा कि राजद के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को सघन चिकित्सीय देखभाल की जरूरत है, अतः किसी भी स्थिति में एम्स में भीड़ न लगाए। अभी किसी से मिलने की अनुमति नहीं है। कृपया आप जहां हैं वहीं से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को मुंबई के आजाद मैदान में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में किसान निकल चुके हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी कर ली है और राज्य रिजर्व पुलिस बल की तैनाती की गई। इसी के साथ ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मतदाता पहचान पत्र के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की सोमवार को शुरुआत करेंगे, जिसे मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि ई इलेक्टर फोटो पहचान पत्र निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का डिजिटल संस्करण है। इसे डिजिटल लॉकर जैसे माध्यमों से सुरक्षित रखा जा सकता है और इसे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी पीडीएफ के प्रारूप में मुद्रित किया जा सकता है। आयोग ने रविवार को अपने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ई-इपिक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और 5 नए मतदाताओं को ई-इपिक और निर्वाचक फोटो पहचान पत्र वितरित करेंगे। बयान में कहा गया है कि भौतिक कार्ड को प्रिंट करने और मतदाताओं तक पहुंचाने में समय लगता है और दस्तावेज को तेजी से और आसानी से पहुंचाने का विचार है। आधार कार्ड यानी स्थायी खाता संख्या, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल मोड में उपलब्ध है। वर्ष 1993 में लाए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र व्यक्ति की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है। किसी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बिना उसके वक्ष स्थल को छूना यौन हमला नहीं कहा जा सकता। बम्बई उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि इस तरह का कृत्य पोक्सो अधिनियम के तहत यौन हमलों के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा कि यौन हमले का कृत्य माने जाने के लिए यौन मंशा से त्वचा का संपर्क होना जरूरी है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने एक सत्र अदालत के फैसले में संशोधन किया, जिसमें उन्होंने 12 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए 39 वर्षीय व्यक्ति को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।
अभियोजन पक्ष और नाबालिग पीड़िता की अदालत में गवाही के मुताबिक दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश नागपुर में लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले गया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह दर्ज किया कि अपने घर ले जाने पर सतीश ने उसके वक्ष को पकड़ा और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि आरोपी ने लड़की को निर्वस्त्र किए बिना उसके सीनों को छूने की कोशिश की, इसलिए इस अपराध को यौन हमला नहीं कहा जा सकता और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत महिला के शील को भंग करने का अपराध है। धारा 354 के तहत जहां न्यूनतम सजा 1 वर्ष की कैद है, वहीं पोक्सो कानून के तहत यौन हमले की न्यूनतम सजा 3 वर्ष कारावास है। सत्र अदालत ने पोक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत उसे 3 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। दोनों सजाएं साथ साथ चलनी थी। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद अभी भी जारी है। तांडव पर कई शहरों में पहले भी मुकदमा हो चुका है। इस कड़ी में कर्नाटक का नाम भी शामिल हो गया है। शहर की पुलिस ने कथित तौर पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में विवादास्पद वेब श्रृंखला तांडव के निर्माताओं के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। किरण आराध्या की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर, निर्माता फरहान अख्तर, अभिनेता मोहम्मद जिशान अय्यूब और सैफ अली खान तथा अमेज़न प्राइम वीडियो के इंडिया ओरिजिनल्स की प्रमुख अपर्णा पुरोहित के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। शिकायत में किरण ने आरोप लगाया कि वेब श्रृंखला में भगवान शिव का मजाक उड़ाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी तांडव के निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं के विरुद्ध कई शहरों में मामले दर्ज किए जा चुके हैं। गेस्ट टीचर अब दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में भी पढ़ा सकेंगे। ये निर्देश दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में टीचर्स की कमी को देखते हुए वहां गेस्ट टीचर्स को तैनात करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद गेस्ट टीचर को पढ़ाने का ज़्यादा मौका मिल सकेगा। फिलहाल सहायता प्राप्त स्कूलों में गेस्ट टीचर की नियुक्ति अस्थायी तौर पर होगी। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने की अवधि तक शिक्षक इन स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत आंध्र प्रदेश में 19 जनवरी को एक आशा कार्यकर्ता को कोरोना वैक्सीन के बाद कथित साइड इफेक्ट हुआ था। गुंटूर के एक सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार तड़के उसकी मौत हो गई। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसका नाम विजय लक्ष्मी, उम्र 44 साल है, उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि टीकाकरण के बाद साइड इफेक्ट के कारण उसकी मौत हुई है। अधिकारियों ने कहा कि मौत के कारण की जांच चल रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मौत का कारण उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पता चलेगा। अधिकारियों ने कहा कि मृत्यु टीकाकरण से नहीं हुई। उन्होंने बताया कि गुंटूर जिले में अब तक 10,000 से अधिक लोगों को टीका दिया गया है और एक भी साइड इफेक्ट की घटना की सूचना नहीं मिली। आशा कार्यकर्ता की मौत के बाद उसके परिवार के सदस्यों और आशा कार्यकर्ताओं ने गुंटूर के सरकारी जनरल अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। गुंटूर के जिला कलेक्टर सैमुअल आनंद ने घोषणा की कि मृतक के बेटे को एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। आपका कोई सवाल या सजेशन है तो हमें कमेंट करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया।